पहले भी मैंने फाइनेंसिंग पे चंद एक वीडियोस बनाई थी जिस पे मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। क्योंकि मैं खुद बेसिकली, क्योंकि मेरी जॉब भी फाइनेंस रिलेटेड है, फाइनेंस को डील करता हूँ, तो इसलिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास होता है वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो पहले मैंने टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग और हाइपो बेस्ड फाइनेंसिंग, प्लेज बेस्ड फाइनेंसिंग, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ क्या हैं, हमने यूटिलाइज कैसे करनी है और फिर उनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इन तमाम पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के लगाई थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तमाम बेसिक नॉलेज आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलसी एंड सीएडी कंट्रैक्ट। एलसी के बारे में मैंने पहले भी डिटेल के साथ एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था टाइप्स ऑफ एलसी क्या हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हम एलसी कैसे ओपन करवाते हैं, कैसे एडजस्ट करवाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होती है, और एलसी रिटायर कैसे होती है। एलसी रिटायर होने के बाद हम लोग जो फाइनेंसिंग है वो बैंक से किस तरह से अवेल करते हैं और उसको किस तरह से एडजस्ट करवाते हैं। जो मटेरियल हैंडलिंग है वो किस तरह से होती है, जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होकर हमारा रॉ मटेरियल आता है। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग एलसी के बारे में वहाँ से भी सीख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एलसी और सीएडी कंट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। एलसी और सीएडी कंट्रैक्ट दोनों ही ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। सीएडी कंट्रैक्ट बहुत कम जगह पे यूज़ होता है। इसकी रीज़न ये है कि सीएडी कंट्रैक्ट पे कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत साउंड रिलेशनशिप्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सीएडी कंट्रैक्ट है वो कम सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू एलसी, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए तमाम कंपनीज एलसी के थ्रू ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहती हैं। लेकिन क्योंकि एलसी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बैंक चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जो पार्टीज़ बैंक चार्जेस से बचना चाहती हैं वो सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू अपने कंसाइनमेंट की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो एलसी है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, उसमें डिफॉल्ट के चांसेस 0% होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे बैंक इन्वॉल्व हैं वो हमारे गारंटर होते हैं। अगर बायर या सप्लायर दौड़ जाता है, बायर या सप्लायर डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं करता, तो जो बैंक गारंटर है, सप्लायर का बैंक और बायर का बैंक, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी लायबिलिटी है कि वो सप्लायर को जितने की एलसी खुली है, जो शिपमेंट हुई है, उसके अगेंस्ट पेमेंट करें। पेमेंट कैसे होती है वो मैंने उस वीडियो में भी डिटेल से बताया था, सर से यहाँ भी बता देता हूँ कि जैसे ही शिपमेंट होती है, जो मटेरियल है वो शिप पे आता है, बिल ऑफ लैडिंग बनता है, उसी दिन जो एलसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सप्लायर उसी दिन बायर के बैंक की तरफ डिस्पैच करवा देता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अभी मटेरियल रास्ते में ही होता है, वो बायर की पोर्ट पे नहीं पहुंचा होता कि पहले ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बायर के बैंक के पास आ जाते हैं। जैसे ही बायर के बैंक के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बायर का बैंक लायबल है कि वो उस एलसी के जितने के डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसके अगेंस्ट सप्लायर के बैंक को पेमेंट करे। हाँ, अगर बायर चाहता है कि कुछ दिन दरमियान में गैप आए, वो पेमेंट को कुछ दिन डिले करना चाहता है, तो फिर उसके पास चंद एक डिले टैक्टिक्स होते हैं। जैसे कि कोई जो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल लेता है बायर, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए, बैंक को भी लगे कि ये जेन्युइन डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर बैंक कुछ दिन पेमेंट होल्ड कर लेता है। इसकी रीज़न ये होती है कि शिपमेंट तो अभी नहीं, मटेरियल तो अभी नहीं पहुंचा बायर के पास,
और पेमेंट पहले जा रही है, अगर हफ्ता 10 दिन इस तरह से डिले टैक्टिक्स से बायर जो है वो सप्लायर की पेमेंट को होल्ड कर लेता है, तो वो 8-10 दिन का मार्कअप या फाइनेंस कास्ट जो भी होती है वो बच जाती है बायर की, तो उतनी कास्ट कम पड़ती है। तो इस तरह से एलसी की पेमेंट के बाद एलसी रिटायर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे दो बैंक इन्वॉल्व हैं और दोनों बाउंड है कि वो बायर को पेमेंट करें। अब आते हैं सीएडी कंट्रैक्ट की तरफ। सीएडी कंट्रैक्ट में इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं। सप्लायर एक कंट्रैक्ट भेजता है बायर को, बायर उसे चेक करता है और एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद बायर वो वाला कंट्रैक्ट लेके जाता है अपने बैंक के पास और वहां पे जाके कंट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करवा देता है। यहाँ पे एलसी ओपनिंग का प्रोसेस लेंथी होता है, वो प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। कंट्रैक्ट जो बायर है वो कंट्रैक्ट अपने बैंक के पास लेके जाता है, वहां पे ले जाके उस कंट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करवा लेता है। इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, तो नॉर्मल से रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं कंट्रैक्ट के। इसके अलावा इसमें किसी तरह के कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं होते, और जो सप्लायर का बैंक है उसमें भी वो भी किसी तरह के कोई चार्जेस सप्लायर से नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये नोट कर लें कि कंट्रैक्ट, देखिए अब हर पार्टी को चाहिए कि वो सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, लेकिन पार्टीज करती क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बैंक हैं बायर और सप्लायर का, वो लायबल नहीं है किसी तरह के भी, कि अगर पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो बैंक लायबल नहीं है कि वो सप्लायर के बैंक को, बायर का बैंक लायबल नहीं है कि वो सप्लायर के बैंक को पेमेंट करे। यहाँ पे जो बायर है, खुद बायर वो लायबल है कि वो सप्लायर को पेमेंट करे। बाकी इसमें जो रिटायरमेंट की का प्रोसेस है वो एलसी वाला ही होता है। जैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, शिपमेंट के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में आते हैं, सीएडी कंट्रैक्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बायर के बैंक के पास आते हैं, बायर का बैंक बायर को इंटीमेट कर देता है कि इस कंट्रैक्ट के जो आपने मेरे पास रजिस्टर्ड करवाया था, इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंच चुके हैं, इसका क्या करना है। फिर जो बायर है वो अपने बैंक को अथॉरिटी देता है कि आप मेरे करंट अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके, डेबिट करके उस पार्टी को पेमेंट कर दो, या मेरे नाम पे लोन स्टैंड करके उस पार्टी को पेमेंट कर दो। अगर अब जो यहाँ पे बायर है वो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तो बैंक, जो बायर का बैंक है, वो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस भिजवा देगा सप्लायर के पास, सप्लायर के बैंक के पास, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होनी तो बैंक के थ्रू होती है। वो बायर के बैंक, सप्लायर के बैंक के पास उन डॉक्यूमेंट्स को वापस भिजवा देगा। कंसाइनमेंट अगर आ रही है, शिपमेंट हो चुकी है, डेफिनेटली शिपमेंट हो चुकी होगी, शिपमेंट होने के बाद ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करवाएगा सप्लायर, तो वो जो शिपमेंट है वो रिस्क पे लग जाएगी अगर सप्लाई बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर बायर उस शिपमेंट को, उस मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करता और पेमेंट नहीं करता, तो फिर सप्लायर को वो मटेरियल तो बायर के पोर्ट पे पहुंच जाएगा, बंदरगाह पे पहुंच जाएगा, वहां जाके वहां आके वो अनलोड भी हो जाएगा। तो अब वहां पे मटेरियल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, उसके चार्जेस भी पड़ेंगे सप्लायर को। अगर सप्लायर वहां पे बायर की पोर्ट पे कोई नई पार्टी या नया बायर फाइंड आउट नहीं कर सकता, नहीं सर्च कर सकता, तो फिर वो जो कंसाइनमेंट है, जो मटेरियल है, वो वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे एलसी और सीएडी में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही होता है कि एलसी के अंदर बैंक लायबल है, जो सप्लायर की पेमेंट वो 100% सिक्योर्ड है, लायबल है बैंक के वो उसको पेमेंट करे। अब जो सीएडी कंट्रैक्ट है, इसमें जो बायर की सप्लायर की जो पेमेंट है वो सिक्योर्ड नहीं है। ये जो बायर है उस पर डिपेंड करता है कि वो पेमेंट सप्लायर को करे या ना करे। यही वजह है कि इसमें बहुत सीएडी कंट्रैक्ट में बहुत कम कास्ट इन्वॉल्व होने के बावजूद भी पार्टीज सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू ट्रेड इसीलिए नहीं करती क्योंकि इसमें पेमेंट सिक्योर्ड नहीं होती।
चाहे इसमें काफ़ी कास्ट सेविंग हो जाती है, लेकिन क्योंकि पेमेंट सिक्योर्ड नहीं होती, इस वजह से अगर किसी पार्टीज के आपस में साउंड रिलेशनशिप नहीं है तो वो सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू कभी भी ट्रेड नहीं करते। अब जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़ी कंपनी में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है मेरी, तो वहाँ पे हम लोग सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी रीज़न यही है, ये लीगल है, इलीगल नहीं है। सीएडी कंट्रैक्ट अलाउ है लीगली, इसमें कोई ऐसी लीगल हिच नहीं है कि आप लोग सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एलसी के थ्रू ही करनी है। आप लोगों को लीगली अलाउ है कंट्रैक्ट के थ्रू, सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो ट्रेड करना। तो यहाँ पे सिर्फ इशू क्या होता है कि आप लोगों के अगर इतने साउंड रिलेशनशिप नहीं है तो आपकी जो पेमेंट है वो स्टेक पे लग जाती है। तो उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि एलसी और सीएडी कंट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सीएडी कंट्रैक्ट ज़्यादा कंपनीज में यूज़ नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज ही सिर्फ सीएडी कंट्रैक्ट के थ्रू ट्रेड करती हैं, इसलिए छोटी कंपनीज में जो लोग होते हैं ट्रेड कर रहे होते हैं, या वो मेरे दोस्त जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे, वो इन चीज़ों के डिफरेंस को नहीं समझते। तो अगर किसी और चीज़ की मेरे दोस्तों को, मेरे भाई बहनों को लगे कि यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए या इसके अलावा भी फाइनेंसिंग के बारे में कुछ और सीखना चाहें, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि प्रायोरिटी पे रिप्लाई करूँ। और इसके अलावा एंड पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही ऐसी यूज़फुल वीडियोस, इसके अलावा मैं जॉब से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस भी लगाता रहता हूँ। तो अगर कोई मेरा बहन भाई जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहता है, फिनांसिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहता है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहता है, तो उसको वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँच जाए। मुझे चैनल सब्सक्राइब करने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचें और आप लोग उसको यूटिलाइज़ करें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको यूज़ करें। मेरा क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग यूट्यूब चैनल नहीं है, इसलिए मेरा फोकस जो है वो मेन इस चीज़ पे होता है कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना, ताकि मेरे तमाम बहन भाई जिन्हें जॉब्स की ज़रूरत है या वो लर्निंग करना चाहते हैं फिनांस से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो वो इन वीडियोस को देख के इससे बेनिफिट भी हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट।